दोस्तों अभी हाल ही में ये खबर और आई थी कि 5-10 साल के एक बच्चे को रील्स की ऐसी लत लगी, मोबाइल में इस कदर डूब गया कि जिसके बिना खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। मतलब मोबाइल के बिना वो खाना तक नहीं खाता था, ना ही किसी काम में उसका मन लगता। मतलब हर वक्त बस मोबाइल मोबाइल और सिर्फ मोबाइल ही। और ठीक वैसे ये खबर है जो आज हम आपको बताएंगे। क्या आप जानते हैं कि आपका बच्चा मोबाइल पर खेल रहा है? अगर इसका जवाब हाँ है नहीं है तो ये सवाल सुनकर आपको डर लगेगा, क्योंकि गाजियाबाद के कौशाम्बी में उन माता पिता को भी यही लगा था कि वो अपने बच्चों के बारे में सब कुछ जानते हैं। उन्हें भरोसा था कि बच्चे घर में हैं, कमरे में हैं, मोबाइल पर हैं, इसीलिए वो सुरक्षित हैं। लेकिन इसी मोबाइल ने उस घर में 3 जिंदगियों को इस कदर खत्म कर दिया। ये कोई अचानक से हुआ हादसा नहीं था और ना ही गुस्से में लिया गया कोई कदम, बल्कि ये महीने से चुपचाप तैयार हो रही मौत थी। वो मौत जिससे उसके माँ बाप बिल्कुल अनजान थे। और जब तभी आधी रात में पूरा इलाका गहरी नींद में था तो फिर गाजियाबाद की एक बिल्डिंग की 9th फ्लोर से 3 बहनों ने एक साथ कूद गई। ना कोई चीज सुनाई पड़ी, ना किसी ने दरवाजा पीटा और ना किसी से मदद मांगी। जैसे उन्हें पहले ये यकीन दिला दिया गया था कि अब कुछ कहना सुनना, कुछ बदलना या संभव ही नहीं है। लेकिन दोस्तों सवाल तो ये भी है कि 3 बहनें, एक ही कमरा और एक ही साथ मौत को गले लगा लेना। मतलब किसी के घर की खामोशी इतनी गहरी कैसे हो सकती है कि उसमें 3 जिंदगियां डूब जाए। गाजियाबाद की ये हादसा हम सबके लिए एक वार्निंग है। और ये तीनों लड़कियां पिछले 2 साल से स्कूल भी नहीं गई थी। ये हर काम साथ में करती थी और इनकी बदनसीबी तो देखिए, इन्होंने मौत को भी एक साथ गले लगाया और इन्होंने अपने भविष्य के लिए ख्वाब देखना भी एक साथ बंद कर दिया। जब पुलिस उस कमरे में पहुंची तो वहां कोई अफरा तफरी नहीं था, ना ही कोई टूटा सामान था, बस एक डायरी थी। और उस डायरी में बस यही लिखा था कि सॉरी मम्मी पापा, हम कोरियन गेम नहीं छोड़ सकते। ये लाइन बताती है कि ये सिर्फ खुद को खत्म करना नहीं था, बल्कि एक वर्चुअल कत्ल था। ऐसा कत्ल जिसमें ना हथियार दिखता है, ना खून बहता है, लेकिन दिमाग पर ऐसा कब्जा होता है कि बच्चे खुद को मिटा देना सही जरूरी समझते रहते हैं। कहानी गाजियाबाद की है, जहाँ के कौशाम्बी इलाके की भारत सिटी सोसाइटी कोई असुरक्षित नहीं थी, बल्कि एक आम मिडिल क्लास फैमिली थी, जहाँ परिवार रहते हैं, बच्चे खेलते हैं और माता पिता ये सोचकर और ये मानकर सोते हैं कि उनका घर उनकी सबसे सुरक्षित जगह है। और इस सोसाइटी में भी उस रात सब कुछ नॉर्मल था। लोग सो चुके थे, इसलिए सबकी लाइटें बुझ चुकी थी। शहर को कोई अंदाजा नहीं था कि एक घर में एक साथ 3 बच्चों ने अपनी जिंदगी का फैसला कर चुकी हैं। पर कोई शोर नहीं हुआ, ना ही कोई लड़ाई, ना ही कोई वार्निंग आई। और ये बहुत ही डरावनी बात है, क्योंकि इसके बाद मौत आई बड़ी ही खामोशी से। पुलिस की माने तो पहले तीनों बहनों ने कमरे को अंदर से बंद किया, फिर बालकोनी में एक स्टूल लगाया और फिर तीनों ने एक एक करके वहां से छलांग लगा दी। 9वीं मंजिल से गिरते वक्त उनके मन में क्या चल रहा था ये सोचकर भी रूह कांप जाती है। इसके बाद एक बहन का गिरना और उसका चीखना, फिर उसके बाद दूसरी का गिरना और फिर उसके बाद तीसरे का गिरना, ये किसी गहरी मानसिक आदेश का नतीजा होता है। अगर तीनों बहनों की बात की जाए तो निशिका 16 साल की थी और प्राची 14 साल की थी और पाखी 12 साल की। तीनों एक ही घर में पली बड़ी। तीनों के उम्र में फर्क जरूर था, लेकिन जिंदगी में कोई फर्क नहीं था। साथ ही उठती बैठती, साथ ही खेलती, साथ ही मोबाइल देखती और धीरे धीरे साथ ही रियल दुनिया से कटती चली गई। शुरुआती जांच में ये सामने आया कि पिछले 2 साल से ये रेगुलर स्कूल नहीं जा रही थी। जैसे हमने शुरुआत में ही बताया था, 2 साल हो गए थे वो स्कूल नहीं जा रही थी। उन तीनों की घर के बाहर की दुनिया लगभग खत्म थी। मोबाइल ही उनका दोस्त था, मोबाइल ही उनका सहारा और धीरे धीरे मोबाइल ही उनका पहचान बनता चला गया। उनके पिता चेतन गुर्जर शेयर ट्रेडिंग का काम करते हैं और अपनी 2 पत्नियों और बच्चों के साथ उसी बिल्डिंग में रहते थे। घटना के वक्त पूरा परिवार बगल के कमरे में सो रहा था और किसी को कानों कान ये खबर नहीं हुआ कि उसी घर में 3 जिंदगियां अंदर से टूटी पड़ी हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये आत्महत्या थी या किसी ने वहां तक उन्हें पहुंचाया। जैसे जैसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, ये साफ होता गया कि ये कोई एक पल का भावनात्मक फैसला नहीं था। कमरे में कोई संघर्ष निशान नहीं थे, ये कोई झगड़ा नहीं या डिप्रेशन का अचानक घटना नहीं था। डायरी के 18 पन्ने इस बात के गवाह थे कि बच्चे के दिमाग पर लंबे समय से काम किया जा रहा था। हर एक पन्ने में एक ही बात अलग अलग शब्दों से दोहराई जा रही थी कि वो ये गेम नहीं छोड़ पा रही, मजबूरी थी, आदत नहीं, लत था, शौक नहीं। और यही फर्क इस साधारण आत्महत्या से अलग कर देता है। उस नोट में लिखी बातें इस बात का सबूत है कि लड़कियों के मन में माता पिता के प्रति धीरे धीरे दूरी और विरोध बना दिया गया था। जैसे उन्हें ये यकीन दिला दिया गया था कि माता पिता उनके दुश्मन हैं, जो उनसे उनकी सारी खुशियां छीनना चाहते हैं। परिवार के माने तो लड़कियां एक कथित कोरियन लव गेम में थी
और उससे जुड़े चैट प्लेटफॉर्म से वो जुड़ी थी। दोस्तों, ये कोई आम मोबाइल गेम नहीं था जो प्ले स्टोर पर आसानी से दिख जाए। ये एक लिंक के जरिए, एक चैट के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए बच्चों तक पहुंचता है और इन प्लेटफॉर्म में सबसे पहले बच्चों से दोस्ती की जाती है। पहले तो उनकी बातों को सुना जाता है और फिर बाद में उनके अकेलेपन को पहचाना जाता है और फिर उन्हें यह एहसास दिलाया जाता है कि असली दुनिया उन्हें नहीं समझती, लेकिन वो सब समझते हैं और बस यहीं से खेल खत्म होता है और कंट्रोल शुरू होता है उनका। अब सवाल ये कि क्या ये मौत भी एक टास्क थी? जांच में सामने आया कि गेम के अंदर बच्चों को टास्क दिए जाते थे। शुरुआत में टास्क बेहद ही सिंपल, जैसे कि किसी से बात न करना, झगड़ा करना, अकेले रहना। फिर यहाँ से धीरे धीरे टफ होता है और बच्चों को ये यकीन दिलाया जाता है कि इन बच्चों को भी शायद यही सपने दिखाए गए थे कि टास्क को पूरा करना उनकी वफादारी और प्यार का सबूत है। टास्क को पूरा करने पर मनचाही दुनिया यानी कोरिया पहुंचाया जाएगा और एक समय के बाद एडिक्शन इतना बढ़ जाता है कि मौत को भी इस टास्क में जोड़ लिया जाता है और बच्चों को ये विश्वास दिलाया जाता है कि मरना अंत नहीं बल्कि नेक्स्ट लेवल का एक पार्ट है। और इस पूरे मामले में 14 साल की प्राची की भूमिका सबसे ज्यादा डरावनी है। अगर परिवार की माने तो वो गेम के अंदर एक कमांडर बन गई थी। उसे डेथ कमांडर जैसा दर्जा मिला, उसे निर्देश मिलते थे। वो निर्देश अपनी बहनों को देती थी। बड़ी बहन निशिका और छोटी बहन पाखी उसकी आदेश को अंतिम आदेश मानती थी। तीनों हर वक्त साथ रहते थे। नहाना, यहाँ तक कि टॉयलेट जाना एक साथ होता था। ये किसी एक बच्चे की गलती नहीं बल्कि उस मानसिक कंडीशनिंग का असर था। इसे एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि एक दूसरे को साथ करने के लिए तैयार किया। गाजियाबाद में तीनों बहनों की मौत पर यह सवाल है कि माता पिता आखिर कहाँ चूक गए, मोबाइल छीनने पर गए। और इस कहानी में माता पिता भी डिजिटल जाल के शिकार हैं, क्योंकि जब उनके पिता चेतन गुर्जर ने देखा कि बच्चियां हर वक्त मोबाइल में डूबी रहती हैं, तो फिर उन्होंने मोबाइल को छीनना शुरू कर दिया। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि बच्चियां उस गेम की इस कदर गुलाम है कि मोबाइल छीनना सजा नहीं बल्कि सांस रुकने जैसा था। उनके लिए मोबाइल मनोरंजन नहीं बल्कि उनकी पहचान था, क्योंकि जब उन्होंने छीना तो बच्चों के पास लौटने का कोई रास्ता नहीं था। और फिर यहीं से शुरू हुआ मौत का खेल, क्योंकि लड़कियां अक्सर कोरिया जाने की बात करती थी और घर वाले इसे नॉर्मल बात समझकर नजरअंदाज कर दिया करते थे, जबकि वो ब्रेन वॉशिंग कर सकते हैं। दोस्तों, ठीक इसी तरह साल 2017 में ब्लू व्हेल गेम ने पूरी दुनिया को डराया था और माना गया था कि खतरा पूरी तरह खत्म हो गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि नया तरीका, नया चेहरा, नया नाम और नए प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल वैसे ही मौजूद है, बिल्कुल खामोश तरीके से बचाव का सबसे खतरनाक तरीका सख्ती नहीं बल्कि बातचीत है। बच्चों से बात करना, उनके फोन से ज्यादा उनके मन तक पहुंचना और ये समझना कि मोबाइल उनके हाथ में क्या बन चुका है। दोस्तों, बहुत जरूरी है। निशिका, प्राची, पाखी ये सिर्फ 3 बहनों की कहानी नहीं है बल्कि हर उस घर की सबसे बड़ी चेतावनी है जहाँ पर बच्चों का साथी मोबाइल बनता है और माता पिता हर रोज उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाते हैं। सावधानी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी चूक हमारी जिंदगी पर आ जाती है। तो सावधान रहें और अपनी राय इस पर जरूर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना।